Assalamu alaikum dear students, this is Sir Naseem Zulfikar and today I am going to discuss a topic of first year chemistry, chapter number 2, the three states of matter, gases, liquids and solids। और आज लिक्विड पोर्शन के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि व्हाट इज़ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर किसे कहते हैं, ठीक है। तो वेपर प्रेशर को आज डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि द pressure exerted by vapors at equilibrium state is called vapor pressure। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। इक्विलिब्रियम स्टेट पर वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, लगाते हैं, उसको वेपर प्रेशर कहा जाता है। एंड व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट किसे कहते हैं, अब ये सवाल आपके माइंड में पैदा होगा। तो व्हेन द रेट ऑफ evaporation becomes equal to the rate of condensation, then it is called equilibrium state। कि जब रेट ऑफ एवापोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाती है उसी को इक्विलिब्रियम स्टेट कहा जाता है। और इक्विलिब्रियम स्टेट पर वेपर्स जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसको कहते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। तो लेट्स हैव अ लुक एट द डायग्राम एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट थॉरोली। तो लेट्स से कि देयर इज़ अ बीकर, यहाँ पर एक बीकर मौजूद है और इस बीकर के अंदर मैंने जो है वो वाटर को फिल कर दिया, कोई भी लिक्विड फिल कर दिया, जैसे कि वाटर फिल कर दिया। एंड ऑल ऑफ़ यू नो कि वाटर के अंदर बीकर के अंदर वाटर मौजूद है। चूँकि उसके अंदर पानी मौजूद है तो वाटर मौजूद है, तो उसके अंदर काफ़ी सारे हमारे पास जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर मौजूद होंगे। देयर विल बी मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट हेयर। तो ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। So there will be so many water molecules here in this beaker। अब ये बात आप जानते हैं कि ये जो है वो वाटर एक लिक्विड है, ठीक, और लिक्विड्स का ही वेपर प्रेशर होता है यहाँ पर। तो वाटर एक लिक्विड है और ये लिक्विड एवोपरेट करेगा, इट विल स्टार्ट एवोपरेटिंग। तो ये एवोपरेशन करना शुरू हो जाएगा और एवोपरेशन करने की वजह इसकी दो होगी कि पहली बात तो सनलाइट के थ्रू सरफेस के मॉलिक्यूल्स हाई काइनेटिक एनर्जी गेट करके गैस में कन्वर्ट होंगे। और साथ में आपको ये भी पता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे में टक्कर लगाएंगे, एक दूसरे को जो है वो कोलाइड करेंगे और ये कोलिजन जो कि परफेक्टली इलास्टिक होगी और ये जो मॉलिक्यूल्स है फाइनली सरफेस के मॉलिक्यूल पे जाकर टकराएंगे और सरफेस के मॉलिक्यूल्स की हाई काइनेटिक एनर्जी होगी और ये मॉलिक्यूल्स फर्दर क्या होंगे, फिर गैस फॉर्म में आ जाएंगे और लिक्विड अपना जो है वो सरफेस छोड़ देगा। ये मॉलिक्यूल्स अपना सरफेस छोड़कर जो है वो गैस फॉर्म में आ जाएंगे। तो गैस फॉर्म में आ गए। अब ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं ये गैस फॉर्म में आ गए। यहाँ पर तो ये देख सकते हैं कि ये ओवरऑल जो यहाँ पर था, दीज ऑल आर लिक्विड मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन हाई काइनेटिक एनर्जी गेट करने की वजह से ये जो सरफेस है, तो दिस पोर्शन ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड द सरफेस ऑफ लिक्विड। कि जो सरफेस ऑफ लिक्विड पर जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं वो गैस फॉर्म में आ गए हाई काइनेटिक एनर्जी गेन करने की वजह से। और वो हाई काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से आई? फर्स्ट थिंग के जो सूरज है, सन है, तो जो सूरज की रोशनी है जब वो इन पर पड़ेगी
तो काइनेटिक एनर्जी इनकी इंक्रीज़ होगी, और साथ में जो मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं तो उनके इलास्टिक कोलिजन की वजह से भी सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में आ जाएंगे। अब इनको जो ये जो ऊपर यहाँ पर आगे इनको कहा जाएगा दीज आर कॉल्ड वेपर्स, इनको वेपर्स कहा जाता है। वेपर्स क्या होते हैं? लिक्विड अगर कोई है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जब गैस में कन्वर्ट हो जाएं तो वो कहलाते हैं वेपर्स। तो वेपर्स भी एक्चुअल में वेपर्स क्या है? वेपर्स भी एक्चुअल में गैसेस हैं, वेपर्स भी एक्चुअल में गैसेस हैं। ठीक है ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो है वो फिर आखिरकार जितने भी वेपर्स बनेंगे ये इधर उधर जाना शुरू हो जाएंगे, मतलब एटमॉस्फेयर में मूव करना शुरू कर देंगे। तो अगर हम इसमें ऐसा कुछ काम करें, कुछ ऐसा करें कि इसमें ऊपर से यहाँ से अगर हम इसके ऊपर एक लिड लगा दें, इसके ऊपर अगर हम लिड लगा दें, एक लिड लगा दें, ढक्कन इसके ऊपर हम लगा दें, तो अब ये जो मॉलिक्यूल्स है वेपर्स के ये बाहर नहीं जा पाएंगे, बल्कि क्या होगा कि यहाँ पर एक कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि लिक्विड से गैस बनना, जो अभी यहाँ पर लिक्विड से गैस बन रहा है, तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एवापोरेशन, ये एवापोरेशन कहलाता है। और अगर कोई गैस है, अगर वो लिक्विड बन जाए तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड व्हाट? दिस इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन। तो यहाँ पर पहले लिक्विड्स गैस बनेंगे, फिर उसके बाद ये गैसेस जो है वो लिक्विड बनना शुरू कर देंगे, तो कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो शुरू में एवापोरेशन की स्पीड फास्ट होगी, कंडेंसेशन की स्पीड स्लो होगी, बट ड्यू टू विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ क्या होगा कि जो रेट ऑफ एवापोरेशन है ना, वो रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगी। तो जो रेट ऑफ एवापोरेशन है, मतलब लिक्विड के गैस बनने की स्पीड, एवापोरेशन की स्पीड बराबर हो जाएगी किसके? रेट ऑफ कंडेंसेशन के। कि जिस स्पीड से लिक्विड गैस बन रहा होगा उसी स्पीड से गैसेस लिक्विड बन रही होंगी। तो उस वक्त जो यहाँ पर वेपर्स होंगे तो वॉल ऑफ कंटेनर के साथ भी कोलाइड करेंगे, ये तमाम जो वेपर्स हैं ये वॉल ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड करेंगे। और आपको पता है जब भी गैसेस वॉल ऑफ कंटेनर से कोलाइड करती हैं तो एक प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, वो प्रेशर कहलाएगा हमारे पास वेपर प्रेशर। मतलब कि जब कोई लिक्विड एवोपरेट हो रहा है तो एवोपरेट होने पर क्या होंगे, उसके वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे। वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पर एवोपरेशन हो रही है, जब एवोपरेशन हुई तो उसका मतलब लिक्विड जो है वो गैस बने, और गैस बनने के बाद अब जो लिक्विड्स के जो गैस बनते हैं उनको वेपर्स कहा जाता है। जैसे वाटर अगर है तो उनको वाटर वेपर्स कहा जाएगा। सो दीज ऑल आर वाटर वेपर्स। तो जो ऊपर सारे आपको दिख रहे हैं ये वाटर वेपर्स हैं। तो वाटर वेपर्स साइड से बात है कि वो वॉल ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड करेंगे, क्योंकि वाटर वेपर्स गैसेस हैं। तो उससे क्या होगा कि एक प्रेशर एक्सर्ट होगा जिसको हम कहेंगे वेपर प्रेशर, जो एक फिक्स प्रेशर होता है ख़ास टेम्परेचर पर। ठीक है। तो वेपर प्रेशर की जस्ट डेफिनेशन आपके पास पेपर में आस्क की जाती है कि व्हाट इज डिफाइंड वेपर प्रेशर। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स इज नोन एज वेपर प्रेशर। गैस प्रेशर और वेपर प्रेशर में फ़र्क है। गैस प्रेशर उनके लिए है जिनकी नेचुरल स्टेट ही गैस की है, जो होते ही गैस है, जैसे ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस। इन सब के हमारे पास क्या होती है बच्चों? इन सब के हमारे पास होती है गैसियस प्रेशर या गैस प्रेशर। लेकिन जो वाटर है या पेट्रोल है या थिनर है, इथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल है, ये सारे हमारे पास लिक्विड्स होते हैं, बट ये एवोपरेट हो रहे होते हैं तो उनका वेपर्स इनके बन रहे होते हैं, तो वो कहलाता है दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। जब वो वॉल ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड करते हैं तो फिर वो जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर हमेशा किस पर जो है वो कैलकुलेट होती है? वो हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट पर कैलकुलेशन उसकी होती है। कि इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है? जब रेट ऑफ एवापोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जा रहा होता है। मतलब जिस स्पीड से लिक्विड्स गैस बन रहे हो तो उसी स्पीड से गैस अगर लिक्विड बनने शुरू हो जाए तो दैट विल बी कॉल्ड तो इक्विलिब्रियम स्टेट। और उस वक्त जो वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है। अच्छा, वेपर प्रेशर का किन फैक्टर्स के साथ इसका इफेक्ट है? तो अगर हम इसके फैक्टर्स देख लें कि फैक्टर्स क्या हैं, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, मतलब कब वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है लिक्विड्स का और कब कम होता है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर पर अफेक्ट करते हैं? ठीक है। कब वेपर प्रेशर लिक्विड का ज़्यादा होता है और कब वेपर प्रेशर लिक्विड का कम होता है? तो दो फैक्टर्स इसके हैं। सबसे पहला फैक्टर तो हमारे पास इसका जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा भाई? टेम्परेचर। पहला फैक्टर तो हमारे पास है टेम्परेचर, और ये बड़ी बेसिक सी बात है। टेम्परेचर फैक्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर
कि वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा वेपर प्रेशर आपको मिलेगी। ये जाहिर सी बात है कि अगर हम यहाँ से इसको हीट कर देंगे, अगर हम इस बीकर को यहाँ से अगर हम इसको हीट करना स्टार्ट कर दें, जब हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने पर क्या होगा कि एवोपरेशन का रेट बढ़ जाएगा, मतलब मॉलिक्यूल्स तेज़ी के साथ लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होंगे, और जब वो तेज़ी के साथ लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होंगे तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स वॉल ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड करेंगे, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर्स बढ़ेंगे, और जब वेपर्स बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनका जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज़ होगा। और एक फिक्स टाइम के बाद क्या होगा कि वेपर प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो फिर हम उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो वो एक अलग लेक्चर है, इसके अगले लेक्चर में आप देखेंगे कि मैंने अपलोड किया हुआ है, तो वो हमारे पास कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। तो वेपर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई करेंगे वेपर प्रेशर आपके पास जो है वो उतना ज़्यादा हाई हो जाएगा। दूसरी चीज़ सेकंड, इसकी जो डिपेंडेंसी है, इसके जो फैक्टर है वो है इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स पर भी ये डिपेंड कर रही होती है। दूसरा फैक्टर, इंटरमोलिकुलर फोर्स किसे कहते हैं? व्हाट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स? इट इज़ एक्चुअली द फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स अप्लाई होती है, जो फोर्स लग रही होती है, जो मॉलिक्यूल्स को साथ में बांध के रखती है, बाउंड करके रखती है, उसको हम लोग कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। इसी को इंटरमोलिकुलर फोर्स कहा जाता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है, वीक भी होती है। तो याद रखना है कि वेपर प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स। आपको पता है जब भी हम कोई चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में लिख रहे होते हैं तो उसको हमें क्या करना पड़ता है? 1/, करके लिखना पड़ता है। तो 1/, इंटरमोलिकुलर फोर्स का मतलब वेपर प्रेशर और इंटरमोलिकुलर फोर्स एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगी तो वेपर प्रेशर कम होगी, और इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर वीक होगी तो फिर वेपर प्रेशर ज़्यादा होगी। और आपको पता है कि हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है, जो स्ट्रॉन्ग या ग्रेटर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो काफ़ी स्टूडेंट्स इन टॉपिक में जो है वो फिर परेशान हो रहे होते हैं, कन्फ्यूज हो रहे होते हैं। तो स्ट्रॉन्गर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स हमारे पास है, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल से जोड़ने वाली ताकत है, जिसको चैप्टर 4 में भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, वो हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर बॉन्ड है, इंटरमोलिकुलर फोर्स है। तो जिन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी उनकी वेपर प्रेशर भी कम होगी, ज़्यादा नहीं होगी बल्कि कम होगी। ठीक है, जो वजह क्या होती है? चूँकि इंटरमोलिकुलर फोर्स जब स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि मॉलिक्यूल्स आपस में ज़्यादा टाइटली पैक्ड होंगे। जैसे अगर इन मॉलिक्यूल्स का, अगर ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स में चूँकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? टाइटली पैक्ड होंगे, या टाइटली अपने आप को जो है वो ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन में रखेंगे, तो ईजिली जो है ना एवोपरेशन नहीं हो पाएगी। और जब ये लिक्विड एवोपरेट ही नहीं हो पाएगा, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा, तो वेपर ज़्यादा जनरेट नहीं होंगे, और जब वेपर ज़्यादा जनरेट नहीं होंगे तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा नहीं होगा। तो स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स जिनका होगा तो उनका जो है वो लेस वेपर प्रेशर होगा। तो स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। और जिन मॉलिक्यूल में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उनका वेपर प्रेशर जो है वो लो होगा, वो लो वेपर प्रेशर रखेंगे। ठीक है, अब हाइड्रोजन बॉन्ड अगर आपको कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं कि हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं, तो थोड़ा सा आप अगर इसकी ये समझ सकते हैं कि जब किसी मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन है वो किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्ट होता है, मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से किसी एक से डायरेक्टली अटैचमेंट होती है, डायरेक्टली अटैच होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास डायरेक्टली अटैचमेंट होगी तो वो हमारे पास कहलाएगा दिस विल बी कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना वो डायरेक्ट अटैचमेंट होना चाहिए हाइड्रोजन का फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में से किसी एक के साथ। और जितने ज़्यादा अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर भी क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर है, तो हम उसमें भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किसका वेपर प्रेशर कम होगा, किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपसे क्वेश्चन, अगर मैं पेयर्स दे दूं आपको और पूछूं कि बताएं किसकी इंटरमोलिकुलर फोर्स, किसकी वेपर प्रेशर ज़्यादा हो, किसकी वेपर प्रेशर कम होगी, तो मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे फर्स्ट में लिख देता हूँ HCl एंड HF, सेकंड में लिख देता हूँ पेट्रोल एंड
HF, थर्ड में आपके पास लिख देता हूँ लाइक H2O एंड HF, फोर्थ लिख देता हूँ H2O एंड C2H5OH, फिफ्थ में लिख देता हूँ आपके पास C2H5OH एंड C2H5OC2H5, ठीक है, दिस इज़ द फोर्थ फिफ्थ वन। और सिक्स और लास्ट में लिख देता हूँ कि लाइक वाटर एंड ग्लिसरीन। अब इनमें हमें बताना है कि किसकी वेपर प्रेशर ज़्यादा और किसकी वेपर प्रेशर कम होगी हर पेयर में। तो मैंने आपके सामने 6 पेयर्स यहाँ पर लिख दिए ताकि आप जो है वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जो है वो आप लोगों की डेवलप हो सके। देखिए, जब HF की बात करेंगे, HCl की बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो उसमें हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्डेड नहीं है। तो उसके मतलब HCl के अंदर देयर विल बी नो हाइड्रोजन बॉन्ड, तो उसके अंदर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। जबकि इसमें हाइड्रोजन फ्लोरीन से अटैच है, तो उसमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो उसका क्या मतलब हो गया यहाँ पर कि HF जो है ना, उसका वेपर प्रेशर कम होगा, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतना कम वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूँ कि विच हैज़ हाईएस्ट वेपर प्रेशर कह लें या लोएस्ट वेपर प्रेशर कह लें। मैं लोएस्ट वेपर प्रेशर के लिहाज से बात करता हूँ, किसकी लोएस्ट वेपर प्रेशर यहाँ पर इसमें से होगी। तो यहाँ HF की लोएस्ट वेपर प्रेशर होगी जो उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और HCl की ज़्यादा होगी वेपर प्रेशर जो कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। सेकंड है पेट्रोल एंड HF। पेट्रोल और HF की बात करें तो पेट्रोल की अगर हम बात करेंगे ना बच्चों, तो पेट्रोल क्या होता है? पेट्रोल हमारे पास होता है एक हाइड्रोकार्बन। पेट्रोल हमारे पास होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कौन से कंपाउंड्स होते हैं? जिनमें जस्ट कार्बन और हाइड्रोजन होता है। अब जब कार्बन और हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन की अटैचमेंट बस कार्बन के साथ होगी पेट्रोल के अंदर। इसका मतलब पेट्रोल के अंदर या गैसोलीन के अंदर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, जबकि HF के अंदर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर भी है। उसका मतलब लोएस्ट वेपर प्रेशर होगा तो किसका होगा? हमारे पास यहाँ पर भी HF का होगा, क्योंकि पेट्रोल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, नथिंग एल्स। अब वाटर और HF की बात करें, देखिए वाटर की बात करें तो वाटर के अंदर और HF के अंदर अगर बात करें तो इन दोनों के अंदर हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। जैसे इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है, इसमें हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ अटैच है। बट यहाँ पर अगर हम वाटर का स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें, अगर वाटर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इस तरह से HOH इस तरह से ड्रॉ होगा और HF का इस तरह से होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दो हाइड्रोजन जो है वो दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ कनेक्टेड है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर H2O के अंदर आपको दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही है, जबकि HF के अंदर आपको जस्ट एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर आपको मिल रही है। तो जो स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको दिख रही है वो वाटर के अंदर है, तो जो लोएस्ट वेपर प्रेशर भी होगा वो वाटर का होगा। HF की वेपर प्रेशर ज़्यादा होगी क्योंकि H2O के मॉलिक्यूल ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स के साथ अटैच्ड होंगे बिकॉज ऑफ ग्रेटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में है, दैट्स वाई वाटर जो है वो ज़्यादा क्या है वेपर प्रेशर, ये जिसकी वेपर प्रेशर जो है वो कम होगी। अच्छा, इन बाकी चीज़ों के साथ भी आप इसको लिंक कर सकते हैं। अब H2O और HF में विस्कोसिटी ज़्यादा वाटर की होगी, सरफेस टेंशन ज़्यादा वाटर की होगी, रेट ऑफ एवापोरेशन वाटर की डाउन होगी, वेपर प्रेशर वाटर की डाउन होगी, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट वाटर के ऊपर होगी। ये सारे फैक्टर्स आप एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जो इससे पहले लिक्विड पोर्शन पे सारे प्लेलिस्ट के अंदर सारे लेक्चर्स इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ नेक्स्ट है कि वाटर एंड इथाइल अल्कोहल। वाटर और इथाइल अल्कोहल में क्या होगा? वाटर में तो आप जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दो जगह पर। अच्छा, बच्चे कहते हैं कि जैसे आज भी कुछ किसी स्टूडेंट ने मुझसे जो है व्हाट्सएप पर क्वेश्चन किया था कि सर इथाइल अल्कोहल के अंदर तो 6 जगह पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, चूँकि 6 हाइड्रोजन है, तो इथाइल अल्कोहल तो ज़्यादा क्या होना चाहिए, ज़्यादा उसकी तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई इसकी। तो ऐसा नहीं है। हम देखेंगे कि इथाइल अल्कोहल के अंदर जस्ट वी हैव 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, नॉट मोर देन 1 हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि जब आप इथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर जब आप बनाओगे इस तरह बनेगा C2H5OH, और ये यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन आ गया हर तरफ, ठीक है। तो ये हमारे पास C2H5OH बना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने क्या बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन की ये फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन
ये हमारे पास हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए ज़रूरी है कि हाइड्रोजन का इन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ क्या हो, डायरेक्ट अटैचमेंट हो। जब तक डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं होगी तब तक हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच है। अगर आप देखें तो दिस इज जस्ट वन हाइड्रोजन विच इज़ डायरेक्टली अटैच टू दिस ऑक्सीजन। बाकी इन तमाम हाइड्रोजन को देखें तो ये डायरेक्टली कार्बन से अटैच्ड हैं। तो देयर विल बी जस्ट वन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इथाइल अल्कोहल इफ़ वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर। तो उसका मतलब C2H5OH की जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो वीक है, जबकि वाटर की इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है। दैट्स वाई वाटर की वेपर प्रेशर जो है ना वो कम होगी, लो वेपर प्रेशर होगी। सेम वही चीज़ है कि इथाइल अल्कोहल के मुकाबले में इसकी हाई विस्कोसिटी होगी, हाई सरफेस टेंशन होगी, लो रेट ऑफ एवापोरेशन होगी और हायर बॉइलिंग पॉइंट होगी। ये रीज़न किसी भी तरह से, ये जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये आपके पेपर में फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में रीजंस के तौर पे आ रहा होता है, ठीक है। तो रीज़न किसी भी तरह का आप पूछ सकते हैं आपसे, जैसे आपके कंसेप्ट जो है वेपर प्रेशर के बारे में वो क्लियर होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है C2H5OH एंड C2H5OC2H5। तो ये C2H5OH ये तो हमारे पास कहलाता है, दिस इज कॉल्ड इथाइल अल्कोहल। और C2H5OC2H5 इसको हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड डाई इथाइल ईथर। ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर रेडिकल से अटैच हो तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ईथर, और तो ये दोनों तरफ इथाइल रेडिकल भी है तो दिस इज डाई इथाइल ईथर। अब डाई इथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल के अंदर अगर हम देखें तो इथाइल अल्कोहल के अंदर तो हमें पता है, यहाँ पर स्ट्रक्चर मैंने बनाया है कि इसके अंदर यू कैन सी देयर इज ओनली वन हाइड्रोजन बॉन्ड इन इथाइल अल्कोहल। डाई इथाइल ईथर की बात करें तो उसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड दिखेंगे हमें, तो यहाँ पर मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ, C2H5OC2H5। तो देखें ये एक C2H5 हो गया इथाइल रेडिकल, और ये दूसरा C2H5 हो गया। अब अगर यहाँ पर आप देखें तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पर मौजूद है, ये ऑक्सीजन, जिसके साथ हाइड्रोजन की डायरेक्ट अटैचमेंट जो है ना वह बहुत ज़रूरी है। बट अगर आप देखें तो इनमें से कोई भी हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है। ऑल द हाइड्रोजन आर बॉन्डेड विद कार्बन एटम। दैट्स वाई देयर विल बी नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन डाई इथाइल ईथर। जबकि हाइड्रोजन 10 दिख रहे हैं इसमें आपको, बट 10 में से कोई भी हाइड्रोजन आपका ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड नहीं है। दैट्स वाई इथाइल अल्कोहल की जो वेपर प्रेशर होगी वो कम होगी, क्योंकि इसकी स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट वाटर और ग्लिसरीन की बात अगर हम करें कि वाटर के अंदर तो आपको पता है कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर हमारे पास होते हैं, और ग्लिसरीन आपने देखा होगा विस्कस सा होता है, विस्कोसिटी इसकी ज़्यादा होती है। अगर मैं ग्लिसरीन का स्ट्रक्चर यहाँ पर अगर मैं आपके सामने बनाऊँ ग्लिसरीन, ठीक है, तो यहाँ पर मैं ग्लिसरीन बनाता हूँ, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल टाइप का ये होता है, कार्बन कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और ये सारे हाइड्रोजन। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं कि 3 जगह पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है। तो 1 2 3, तो इन ग्लिसरीन यू कैन सी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि इन वाटर यू कैन सी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, while glycerin contain 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। सो द इंटरमोलिकुलर फोर्स जो स्ट्रॉन्ग है वो किसमें है भाई, ग्लिसरीन के अंदर है। दैट्स वाई जो ग्लिसरीन है उसकी वेपर प्रेशर डाउन होगी, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी, सरफेस टेंशन भी हाई होगी, विस्कोसिटी भी हाई होगी, रेट ऑफ एवापोरेशन डाउन होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस इंटरमोलिकुलर फोर्स को हम देख रहे होते हैं, जांच रहे होते हैं, परख रहे होते हैं। तो काफ़ी डिटेल डिस्कशन मैंने यहाँ पर आपके सामने कर दिए डिफरेंट 6 क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करके, कि रीजंस अगर आपसे पूछे जाए तो आप किस तरह से आंसर दे सकते हैं। तो वैसे तो लास्ट ईयर मैंने जो चैप्टर 2 के जितने भी टॉपिक्स कराए थे वो सारे टॉपिक्स मैंने करा दिए थे, जिनमें से ये टॉपिक जो था वेपर प्रेशर वो रहता था, और काफ़ी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि वेपर प्रेशर पर हम एक डिटेल लेक्चर मतलब मैं बनाऊँ, तो वो लेक्चर मैंने यहाँ पर बनाया। तो सिंपल से चीज़ को अगर मैं समराइज़ करूँ तो व्हाट इज़ वेपर प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर वेपर्स इज कॉल्ड वेपर प्रेशर एट इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है, जब रेट ऑफ एवापोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाता है। और वेपर प्रेशर किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है, 2 फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं वेपर प्रेशर को। पहला फैक्टर क्या है बच्चों, यस टेम्परेचर। टेम्परेचर जितनी ज़्यादा वेपर प्रेशर उतनी ज़्यादा, बिकॉज हायर टेम्परेचर विल मेक मोर वेपर्स ऑफ लिक्विड, सो दैट द वेपर प्रेशर विल बी इंक्रीज्ड।
वाल इंटरमोलिकुलर फोर्स की जो वेपर प्रेशर है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल को साथ में चिपका कर रखेगा, तो मॉलिक्यूल सरफेस से जंप नहीं कर पाएंगे, तो एवोपरेट नहीं होंगे, तो वेपर प्रेशर भी जनरेट नहीं होगा। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स, उतना वीक, उतना डाउन, उतना बिलो क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। तो जिसको हमने देखा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह पहचानते हैं, वो मॉलिक्यूल जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसकी हमेशा लो वेपर प्रेशर होती है बनिस्बत उन मॉलिक्यूल के जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। ठीक है, और अगर दो लिक्विड्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फैसला करते हैं कि किसकी वेपर प्रेशर जो है वो कम होगी। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होंगे किसी मॉलिक्यूल के अंदर स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे तो हमें पता लगता है, तो उतनी ज़्यादा उसकी जो है लोअर वेपर प्रेशर होगी। ठीक है, तो इस हवाले से हमने डिफरेंट तरह के एग्जांपल्स यहाँ पर देखा। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए ज़रूरी है कि हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच हो इसके साथ किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, दैट इज़ फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, आई होप सो कि सारी चीज़ें जो मैंने बोर्ड पर आपको समझाई हैं वो क्लियर हुई होंगी। और वेपर प्रेशर के बारे में अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आए, जैसे कि बाकी तमाम स्टूडेंट्स से मेरे तमाम लेक्चर्स को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर भी करते हैं और बड़ा सपोर्ट भी करते हैं, तो इस लेक्चर को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पे आपको 9th, 10th, 11th और 12th की केमिस्ट्री कंप्लीट मिल जाएगी और 9th, 10th, 11th, 12th के इंग्लिश के सारे लेक्चर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। साथ में PhD पे भी थोड़ा बहुत वर्क किया हुआ है। और साथ में अगर आप एप्टीट्यूड के स्टूडेंट हैं, ECAT, MD CAT या BCAT के, तो इंग्लिश के और केमिस्ट्री के, और साथ अगर कराची यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो GK के क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज के टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। CSS की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा किसी और कमीशन के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और आप करंट अफेयर्स और GK के हवाले से इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वो भी मेरे लेक्चर्स पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा और जल्द मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपने टीचर सर नसीम जुल्फ़िकार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।